व्यंजन यदि आप लिखते हो तो व्यंजन को आप ऐसे लिखते हैं, क है, ख है, ग है, सही लिखे व्यंजन? सही नहीं लिखे व्यंजन? सभी के नीचे हलंत लगाओगे, व्यंजन लिख रहे हो तो हलंत लगेगा सभी के नीचे। हलंत लगा दो सभी के नीचे। ये व्यंजन लिख दिए, हलंत लगा दें सारों के, सभी के हलंत लगेगा। अभी 35-39 किए है ना मैंने। व्यंजन लिखे कितने जाते हैं? 39 व्यंजन बोले कितने जाते हैं? 35 व्यंजन की ध्वनियाँ कितनी है? 35। ये चार नीचे वाले है, इसको पहले आप सोल्व कर लेते हैं। चार ये क्या है? ये जो चार नीचे मैंने लिख रखे है इसको आप कहते हैं संयुक्त अक्षर। इनकी ध्वनियाँ है ही नहीं, ये उधार की ध्वनियाँ इनके पास। श है ही नहीं, कोई श कुछ भी नहीं है। लिखते तो हैं आप, मानक भी है, लिखा जाता है तो मानक है, लेकिन श है नहीं कुछ, इसका अस्तित्व नहीं है कोई। श बनेगा कैसे? तो श बनता है क प्लस श और प्लस ए की साउंड, तीन साउंड को मिला दो तो ये श बोला जाता है। श इससे उधार ले ली, इससे उधार ले ली, और ये क्या है? स्वर इसमें बोलने के लिए हेल्प में आ गया। संयुक्त अक्षर कहते हैं आप इसको, इसलिए वो चार में गिना नहीं जाता। दूसरा आ जाता है श के बाद में त्रय। त्रय को आप लिखते हो तो तय आ जाता है, र आ जाता है और ए आ जाता है, त्रय हो जाता है। तीसरा अक्षर है ज्ञ ज्ञानी वाला। ये ज्ञ ज्ञानी वाला जो अक्षर है ये कैसे लिखा जाएगा? जय से लिखा जाता है, य से लिखा जाता है, य वाला, और ए से लिखा जाएगा। ज्ञ ज्ञानी वाला क्या आ गया? फिर क्या आ गया? एक आ जाता है श्रय। ये श्रय जो है वो ये श, ये र और ए से आएगा, ठीक है। एक अक्षर चार पता लग गया आपको, चार को अपन अलग कर दिया, चार को संयुक्त अक्षर कहते हैं अपन। चार क्या हो गए? संयुक्त अक्षर। फिर दो अक्षर और अपन डिस्कस करेंगे। ये तो 33 ही हुए हैं, देखो यहाँ तक 5 5 25 और 4 4 4 8 33 हो गए। 25 और 8 33 हो गए। अब 35 कैसे करें? चार अपन ये निकाल दिए, 35 कर देते हैं अपन इसको। 35 करेंगे, ड के पैर में बिंदी लगा दो और ढ के पैर में बिंदी लगा दो, अब ये 35 हो गए। अब ये क्या कहानी होगी? देखो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक शब्द लिखते हैं अपन लड़का, लड़का लड़का। एक शब्द लिखते हैं लड़का लड़का। इन दोनों में फर्क है क्या? इन दोनों में फर्क है? इन दोनों में फर्क ये है कि इसके ड है, इसके नीचे बिंदी मैंने लगा रखी है, और ये ड है, इसके पीछे बिंदी लगा रखी है। ये पीछे बिंदी वाला जो अक्षर होता है वो ये होता है कै 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 का पांचवा अक्षर, इसको पंचम अक्षर कहते हैं, पंचम अक्षर। और ये अनुस्वार होता है, इसकी लगती है बिंदी, नाक से निकलती है आवाज। जब बोलते हैं तो आधी आवाज नाक से निकलती है, अनुस्वार होता है ये ड। लड़का लिखते समय ये नहीं आएगा, ये लड़का गलत लिखा गया, लड़का ऐसे लिखा जाता है, ड डमरू वाला होता है।
फिर आपको आ जाए डे डमरू वाला कैसे लिखोगे, तो डे डमरू वाला अक्षर ऐसे लिखा जाएगा, डमरू वाले के बिंदी लगेंगे नहीं नीचे। अब उसले डमरू में से ये डमरू डे डमरू है और इधर डे डमरू अपन एक और लिख दिया, इसके नीचे अपन बिंदी लगा दी। सही कौन सा है, तो ऊपर वाला सही है। तो ये दो अक्षर जो है आप देख रहे हो ये वाले, ये अक्षर तो डे डमरू से मिला है और ये अक्षर डे ढक्कन से बना है। जब इन अक्षरों को आप किसी अक्षर के बाद में लिखते हो या किसी अक्षर के बीच में लिखते हो, जैसे ले डे का लड़का ऐसे आना था, जब आप इन अक्षरों को बाद में लिखते हो या बीच में लिखते हो तो इसमें क्या हो जाता है, इसको जल्दी बोल देते हैं आप, लड़का ऐसे बोल दिया। डे डमरू वाले को स्टार्टिंग में बोलोगे तो डमरू डमरू आराम से बोलते हैं। जल्दी बोलने के लिए इसकी आवाज में फर्क आ जाता है, इसके प्रोनाउंसिएशन में फर्क आ जाता है, उच्चारण में फर्क हो जाता है। उच्चारण में फर्क को दर्शाने के लिए अपन क्या कर देते हैं, इसके दोनों के नीचे बिंदी लगा देते। ये अक्षर कभी भी किसी अक्षर ये शब्द के पहले नहीं आते। डमरू कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, गलत है ये डमरू। पहले नहीं आएगा क्योंकि पहले आ गया तो जरूरत ही नहीं है, पहले आएगा तो आराम से बोलेंगे अपन इसको। यही अक्षर बीच में आ गया तो जल्दी बोलेंगे, और जल्दी बोलेंगे तो क्या होगा, उच्चारण में फर्क आ जाएगा, और उच्चारण में फर्क को दिखाने के लिए अपन बिंदी लगा देंगे। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दो अक्षर हिंदी भाषा से ही विकसित हुए, बाकी सारे अक्षर कहां से आए भाई, संस्कृत से, क्योंकि हिंदी भाषा की जननी जो है वो संस्कृत होती है। हिंदी के सारे सब संस्कृत से आते हैं। तो ये दो अक्षर हिंदी क्या है, ये बाकी अक्षर जो लिखे हैं मैंने ये सारे संस्कृत के, ये दो अक्षर हिंदी के अपने हैं। क्योंकि अपने लिखने के लिए बाद में जब लिखते हैं तो इसकी आवाज़ जो है स्पीड से बोला जाता है और इसकी आवाज़ में फर्क आ जाता है, इसलिए अपन इसके नीचे बिंदी लगा दी। तो हिंदी से विकसित ध्वनियाँ हैं ये दो, डे और डे। स्टार्ट किसी भी शब्द के प्रारंभ में ये अक्षर नहीं आते, या तो बाद में आएगा या बीच में आएगा। जब ये अक्षर बाद में और बीच में आता है तो नीचे बिंदी लग जाती है। यही अक्षर पहले आ जाता है तो बिंदी हट जाती है। पहले आ जाएगा तो बोलने के लिए अपन आराम से बोलेंगे, बाद में आ जाएगा तो इसको स्पीड से बोलेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हिंदी में ये जो वर्ण है, ये ध्वनियाँ हैं, ये आगे सारी संस्कृत से आई है। एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पर, कुछ हिंदी में ध्वनियाँ ऐसी है जिनको हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। आगत ध्वनियों के नीचे बिंदी लगी होती है। आप आगत ध्वनि देखोगे तो आप देखने को मिलेगा बिंदी लगे। जैसे आप क्या लगा दो, कै के पैर में बिंदी, ख के पैर में बिंदी, ग के पैर में बिंदी, जय के पैर में बिंदी, फै के पैर में बिंदी, ये आगत ध्वनियाँ हैं। एक और आ गई इंग्लिश की भी एक, ये आ लिख दिया आपने, ये आगत स्वर है। ये तो पता होगा आपको, अंग्रेजी भाषा से आया, ये जो है अंग्रेजी भाषा से लिया गया आ। जैसे अपन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर में ये स्वर लगाया मैंने, ये स्वर लगा दिया डे के साथ, डॉक्टर हो गया। ये अंग्रेजी भाषा की आगत ध्वनि है। ये जो है अरबी फारसी की आगत ध्वनि है, इसको कहेंगे अरबी फारसी। अरबी और फारसी भाषा में से अपन ने इन ध्वनियों को ले रखा है। ये अरबी फारसी की आगत ध्वनियाँ, ठीक है। अब आपको आ जाए कि आगत ध्वनियाँ क्या होता है, इसको लिखते हैं अपन आगत। आगत आई हुई, आगत ध्वनियाँ। हिंदी के सारे अक्षर कहाँ से आए, संस्कृत से। दो अक्षर कहाँ से आए, हिंदी के खुद के। संस्कृत को छोड़ करके और हिंदी को छोड़ करके और जो ध्वनियाँ आप प्रयोग में लाते हैं वो सारी आगत है। आगत कहाँ से आई, अरबी फारसी से। ये अरबी फारसी के नीचे बिंदी लगी होती है। ये क्या है, इंग्लिश की। जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो इसमें ये स्वर अपने लगा दे। आगत ध्वनियों का क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डे और ढे वाला क्लियर हो गया, हिंदी की है। चले आगे नेक्स्ट। 25 और उसका पता लग गया, 35 और 39 का पता लग गया। संयुक्त अक्षर पता लग गया आपको, संयुक्त अक्षर समझ में आ रही। जैसे जैसे बोल रहा हूँ दिमाग में रिपीट करो इसको, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको दिमाग में रिपीट करोगे। संयुक्त अक्षर पता लग गया आपको। चलो आगे नेक्स्ट, आप इससे आगे डिस्कस करते हैं।
इससे आगे डिस्कस करेंगे। आगे ध्वनियाँ जो होती हैं उसको आप 4 मैं शब्द लिखता हूँ ध्वनियों के लिए। कुछ ध्वनियाँ होती है जिसको आप कहते हैं सघोष ध्वनियाँ, सघोष। कुछ होती है अघोष ध्वनियाँ, अघोष। कुछ ध्वनियाँ होती हैं अलप्राण। कुछ ध्वनियाँ होती हैं जिसको आप महाप्राण कहते हैं, महाप्राण। ये 4 कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, कंसेप्ट है हिंदी के व्याकरण के। आगत ध्वनि 4 कंसेप्ट, अलप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष। ये आपको पता होना चाहिए, पक्का दिमाग में बिठा लो, क्योंकि जब वर्ण का क्वेश्चन आएगा तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, सघोष कौन सी और अघोष कौन सी है। अब सघोष सुनो बात एक बार। सघोष होता क्या है? आप किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, उच्चारण का मतलब बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो बोलने के लिए जो आवाज है वो यहाँ से कंठ से निकलती है, इसको वोकल पॉइंट कहते हैं, स्वर तंत्र कहते हैं। जब बोलते समय स्वर तंत्र से, ये स्वर तंत्र में यदि वाइब्रेशन कंपन ज्यादा होता है, ज्यादा कंपन होता है तो सघोष कहेंगे। घोष का मतलब होगा कंपन। और यदि कंपन कम होता है तो उसको अघोष कहेंगे। ये कंपन के हिसाब से होगा, कंपन ज्यादा तो सघोष, कंपन कम तो अघोष। जैसे देखो क ख ग घ ड़, बाद वाली 3, अब इसको आप ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना दूंगा आप, ये वाला। और ये अघोष है, इसको आप कहेंगे अघोष। ये भी अघोष है, ये क्या है? सघोष है। ये भी सघोष है और ये भी सघोष है। बाद वाली 3 जो ध्वनियाँ होती हैं वो सघोष होती है। ये तीसरा अक्षर सारे यहाँ यहाँ तक चलोगे, यहाँ तक। ये 8 अक्षर नहीं लेने आपने, ये बाद में बताऊंगा। तीसरा अक्षर सभी लाइनों का, तीसरा अक्षर सभी लाइनों का चौथा अक्षर और सभी लाइनों का 5वां अक्षर सघोष होता। क्या होता है सघोष? बोलते समय, उच्चारण करते समय यदि वाइब्रेशन कंपन ज्यादा होता है तो सघोष होगा, सिंपल सी बात। घोष का मतलब कंपन, और वाइब्रेशन कम होता है तो अघोष होगा। पहली 2 अघोष है, बाद वाली 3 सघोष। क्लियर होगी बात हुई? नेक्स्ट आ गया, एक कंसेप्ट होता है अलप्राण का, एक होता है महाप्राण का। अब देखो, बोलते समय, अक्षर का उच्चारण करते समय अंदर से वायु बाहर निकलती है, अंदर से दबाव रहता है। जैसे क ख ग घ ऐसे बोला जाता है। अंदर से कम वायु बाहर निकलती है, दबाव कम रहता है, अलप्राण। प्राण का मतलब वायु से ले लो, प्राण का मतलब वायु से। अलप्राण में कम वायु बाहर निकलेगी, कम वायु बाहर निकलेगी। इसमें क्या होता है? दबाव कम होता है, अलप्राण होगा। महाप्राण में क्या होता है? अधिक वायु बाहर निकलती है, और इसमें क्या होता है? दबाव ज्यादा होता है, महाप्राण होगा। पहला अक्षर जो पूरे के पूरे पहले अक्षर, यहां देखो 5 अक्षर, 1 2 3 4 5, बड़ी लाइनें 5 ही है, 5 बड़ी लाइन है और बाद वाली 3 लाइनें छोटी हैं, 4 अक्षरों की। ये 4 अक्षर अपने संयुक्त अक्षर कर दिए, निकाल ही दिए। अब क्या बच गया हमारे पास? ये 4 और ये 4, 8। 4 वाली 2 लाइन बच गई हमारे पास। 5 वाली 5 लाइनें अपने 25 को कवर कर लिया। ये पहला अक्षर लाइन का अलप्राण होता है, जिसको आप अलप्राण कहेंगे। ये सारे अलप्राण है, क च ट त प, अलप्राण है। दूसरा अक्षर महाप्राण होता है, जिसको आप कहेंगे महाप्राण। ख क ख ग घ। तीसरा अक्षर फिर अलप्राण, अल्टरनेट होते हैं। चौथा अक्षर फिर महाप्राण, 5वां अक्षर फिर अलप्राण, अल्टरनेट होंगे।
एक छोड़ के एक, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक, वैकल्पिक होंगे। पहले सारे अल्पप्राण, दूसरे सारे महाप्राण, तीसरे सारे अल्पप्राण। दैट्स क्लियर होगी बात। आपको अल्पप्राण महाप्राण पता लग गया, आपको सैगोस एगोस पता लग गया। कोई डाउट हो तो बताओ, चले आगे। नेक्स्ट, अब हमारे पास 25 और 2 27 अक्षरों को अपन ने पढ़ लिया। 2 वाले पढ़ लिए, आगत ध्वनियां अपन ने पढ़ लिए, शुक्त अक्षर अपन ने पढ़ लिए। ये बच गए पीछे वाले 8 अक्षर हम पढ़ते हैं। एक लाइन है हमारे पास, य, र, ल और व, ये 4 अक्षर। इन चारों अक्षरों को हम क्या कहते हैं? हाँ देखो, इनको कहते हैं अपन अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन है, एक अल्प प्राण है ये, और सारे के सारे सैघोष है। अंतस्थ क्यों कहते हैं? बोल के देखो ना, य, र, ल, व। जब इनको बोलते हैं ना, तो जो हवा वायु है ना, वो अंदर ही रहती, बाहर नहीं निकलती। अंतस्थ अंदर ही रह जाती है। अंतस्थ का मतलब वायु अंदर ही रह जाती, इसलिए अंतस्थ हो गए। ठीक है। अल्पप्राण क्यों है? क्योंकि बोलते समय क्या है, दबाव, वायु बाहर नहीं निकल रही। य, र, ल। फिर इसमें क्या होता है? कंपन ज्यादा होता है, सैघोष हो गए। ठीक है। नेक्स्ट, फिर आगे अपन डिस्कस करेंगे ये वाले, ये स, ये स, ये स और ये ह। ये सभी के सभी, इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं अपन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्यों कहेंगे? अब इनको बोलते हो तो ऐसे मुंह के आगे हाथ रख के बोल के देखें, श, 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 ह। अंदर से ऊष्म गर्म वायु बाहर निकलती है, बस ऊष्म व्यंजन कहेंगे। अंदर से गर्म वायु बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहते हैं इसको। फिर क्या होता है? ये 3 एघोष होते हैं। ये है जो है, ये सैघोष होता है सैघोष है। इसमें 3 एक है, 3 एघोष है सैघोष। ये सारे के सारे, चारों के चारों महाप्राण है। ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया? अल्पप्राण और महाप्राण का कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपने अक्षरों को देख लिया, 33 कैसे बनते हैं, 35 कैसे बनते हैं और 39 कैसे बनते हैं, कर लिया क्लियर। व्यंजन क्या होता है, स्वर क्या होता है, भाषा का लिखित रूप क्या होता है, मौखिक रूप क्या होता है, हलंत लगाने पे अक्षर पे क्या फर्क पड़ता है, ये आपने डिस्कस कर लिया। अब मैं डिस्कस करूंगा इन्हीं शब्दों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ बताता हूँ, एक मिनट। आगे अपन डिस्कस करेंगे इन्हीं शब्दों का उच्चारण स्थान। इनका उच्चारण स्थान के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। कै वाली लाइन, अब देखो लाइन का देखते हैं तो पहली लाइन, कै वाली लाइन, पहली लाइन को हम कै वर्ग कह देते हैं। कै वर्ग के अक्षर है, च वर्ग वर्ग का अक्षर है। ये ट वर्ग के अक्षर होते हैं, ये त वर्ग के अक्षर होते हैं और ये प वर्ग के अक्षर होते हैं। ठीक है। कै वर्ग मानी कै के 5वां अक्षर, च वर्ग मानी च वर्ग के 5वां अक्षर। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रही है सभी को। कै वर्ग का अक्षरों का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कै वर्ग के जो जितने भी अक्षर है उनका उच्चारण होता है कंठ से। इनको कंठ्य वर्ण कहते हैं अपन, कंठ्य वर्ण, कंठ्य व्यंजन। क, ख, ग, घ, ड़ आवाज कंठ से निकलती। उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। च का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य। च को जब बोलते हो
तो जीभ क्या है? च, छ, ज, झ, ञ। जीभ तालु को टच कर, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। तालु पता होगा? तालु का, तालु का तो पता होगा, सरकारी स्कूलों में पढ़े हो तो पता ही होगा। जो मास्टर होते हैं तो वो पता ही है क्या। चलो आगे, फिर क्या हो गया? ट। ट वालों का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब हो गया ये जो अक्षर है ये मसूड़ों से बोले जाते हैं, जीभ मसूड़ों को टच करती है। ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर तय वाली लाइन का उच्चारण स्थान क्या करोगे? ये दंत्य, दांतों से उच्चारण होता है। जीभ त, थ, द, ध, न, जीभ दांतों को टच करती है। फिर प, फ, प वाली लाइन ओष्ठ है, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? ओष्ठ है। इनको क्या कहेंगे? ओष्ठ वर्ण। क्लियर है बात भाई? याद ना रहे तो 1 2 3 4 5 लाइन है, यहाँ से उल्टा स्टार्ट कर लो, ऐसे कंठ से, कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद में मसूड़े, मसूड़े के बाद दांत, दांत के बाद होठ। सीक्वेंस याद रह जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, अब रह गया हमारे पास ये और लव है, इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। एक आ गया यह, एक आ गया र, एक आ गया ल और एक वाह। उच्चारण स्थान सभी का अलग अलग होगा। यह जो है ये इसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है, तालु से बोला जाता है, तालव्य उच्चारण स्थान। ये जो र और ल है इसका उच्चारण स्थान होता है वतर्ष्य, ये वतर्ष्य वर्ण है, अजीब सा नाम है वतर्ष्य। वतर्ष्य को देखते हो तो वतर्ष्य का उच्चारण स्थान दांत प्लस मसूड़े, इनसे होता है, वतर्ष्य कहेंगे आप इसको, र और ल को। वह जो होता है ये क्या होता है? दंत प्लस ओष्ठ से उसका उच्चारण होता है, दंतोष्टे कहते हैं अपन इसको, दंतोष्टे। दांत, वह दांत और होठों से दोनों से उच्चारण हो, दंतोष्टे। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, उच्चारण स्थान क्लियर होगी बात? इससे आगे, इससे आगे डिस्कस करेंगे अपन श वाले अक्षर। श वाले जो अक्षर है वो ऐसे करोगे, इनका उच्चारण स्थान भी अलग अलग होता है। ये श आ गया, ये श आ गया, ये श आ गया और ये ह आ गया। ये जो होता है ये दुए वाला स कहते हैं अपन इसको, दुए वाला स। ये इसको अपन तालवे कहते हैं, तालवे। ये जो षटकोण वाला स होता है इसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब क्या था? मसूड़े। ये स क्या होता है? ये वतर्ष्य, ये वतर्ष्य। ह क्या होगा? है कंठ, है का उच्चारण स्थान होता है कंठ से। इसको क्या कह देते हैं? स्वर तंत्र से बोला जाता है, तो इसको स्वर क्या बोल देंगे? स्वर तंत्री भी कह देंगे इसको, है को। राइट है भाई? चले आगे। तो अपन ने क्या कर लिया? सहघोष कर लिए, अघोष कर लिए, अलप्राण कर लिए, महाप्राण कर लिए, उच्चारण स्थान कर लिए अक्षरों के। चलो आगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है इसमें। ये क्वेश्चन यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। आगत ध्वनियाँ भी अपन करिए, वर्ण में और ध्वनि में फर्क भी अपन किया। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और बनता है, थोड़ा अलग टाइप का है, मैं बताता हूँ आपको। ये मैं रफ कर देता हूँ। इतने देर का पहले वाला रिपीट कर लो, पहले जो अपन ने पढ़ा है वो साथ के साथ रिपीट कर लो, याद हो जाएगा। अभी का अभी याद हो जाएगा। जो पहले आपने लिखा है, पहले जो आपने पढ़ा है उसको रिपीट करो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक कंसेप्ट आता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श या
स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन होता है, 25 अक्षर है इसमें। ये कै से लेकर के और मैं तक आ जाते हैं पांचों लाइन। पांचों बड़ी लाइन स्पर्शी होती है। जो पांचों की पांचों बड़ी लाइन है वो सारी की सारी स्पर्शी है। इसमें उच्चारण क्या होता है? उच्चारण के लिए वायु को मुंह के किसी भाग को स्पर्श करना होता है। वायु स्पर्श करती है इसलिए साउंड बनती है, स्पर्शी व्यंजन कहेंगे। एक कंसेप्ट। दूसरा हो जाता है एक संघर्षी व्यंजन आ जाता है। संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन होता है हमारे पास, देखो ये सा, ये सा, ये सा, हा, सारे संघर्षी है। स से संघर्षी होगा, स से स वाली लाइन होगी, याद हो जाएगा। कुछ भी याद ना रहे तो आप इसको लिंक जोड़ लेना, स से संघर्षी और स से स वाली लाइन। एक जो अक्षर अपन लिखे हैं, क के पैर में बिंदी, ख के पैर में बिंदी, ग के पैर में बिंदी, ज के पैर में बिंदी और फ के पैर में बिंदी, आगत ध्वनियाँ संघर्षी होती है। आगत ध्वनियों का उच्चारण भी संघर्षी होगा। नेक्स्ट आ जाता है तीसरा पॉइंट। एक क्वेश्चन आ जाएगा स्पर्श और संघर्षी दोनों इकट्ठा मिला दो। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करते हो तो च वाली लाइन आ जाती है। च आ गया, छ आ गया, ज आ गया, झ आ गया और य आ गया। ये सारे के सारे स्पर्श संघर्षी होते। क्वेश्चन बनता है यहां पर। फिर नेक्स्ट आ जाता है चौथा पॉइंट है हमारे पास, एक अक्षर आता है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर कौन से? इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको। एक होता है ईशत, ईशत स्पर्श व्यंजन। ईशत का मतलब होता है थोड़ा सा, ईशत स्पर्श व्यंजन। एक शब्द आता है संघर्षहीन, संघर्षहीन व्यंजन, जिसमें संघर्ष ही नहीं है, संघर्षहीन व्यंजन। और कोई था क्या? ये तीनों का एक ही आंसर होता है, या तो यह है या वह है। यह और वह को तीनों ही बोले जाते हैं, अर्ध स्वर होते हैं यह और वह। यह और वह जो होते हैं वो ईशत स्पर्श व्यंजन होते हैं, और यह और वह होते हैं वो संघर्षहीन होते हैं। तीनों बोले जाएंगे। आपको क्वेश्चन पूछ ले निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है? यह और वह, कोई एक होगा। ईशत स्पर्श, ईशत का मतलब होता है जब इसको बोला जाता है तो जीभ जो होती है वो ऊपर टच करने की कोशिश करती है, थोड़ा सा टच होता है, थोड़ा सा ही टच होता है। ईशत का मतलब थोड़ा सा। तीसरा हो जाता है संघर्षहीन। संघर्षहीन का मतलब हो जाता है कि इसको जब बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है तो कोई किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक आ जाता है ताड़न जात, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विस्पर्शी व्यंजन। चारों का एक ही आंसर है। ये जो होते हैं डै डमरू के नीचे बिंदी लगी हुई है और डै ढक्कन के नीचे बिंदी लगी है, दोनों आ जाते हैं ताड़न जात, उत्क्षिप्त, द्विगुण और द्विस्पर्शी। इनको द्विस्पर्शी क्यों कहते हैं?
क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो जीभ दो भागों को टच करती है, द्विस्पर्शियों के। दो गुण है इनमें, ये डै की जगह भी आ जाता है, ये डै डमरू वाले की जगह भी आ जाता है और डै इसकी जगह भी आ जाता है। दो गुण हो गए, द्विगुण हो गए। उच्छिप्त क्यों कहा जाता है? जीभ तालु को टच करती है और एकदम झटके से नीचे आती है, इसलिए उच्छिप्त कहा जाता है इसको। ताड़न जात भी इसीलिए कहा जाता है कि जीभ ऊपर जाएगी एकदम झटके से नीचे आती है, ताड़न जात। एज इट इज क्वेश्चन पूछ लेता है, दो ही आंसर है इसके, ठीक है। नेक्स्ट आता है, एक आ जाता है परकंपित, परकंपित और लुंठित। परकंपित और लुंठित जो व्यंजन है वो एक ही होता है, इन दोनों का एक आंसर है रै। रै का जब उच्चारण किया जाता है तो जीभ का, रै को बोल के देखो, रै जीभ के आगे वाले भाग में वाइब्रेशन होता है, जीभ के आगे वाले भाग में वाइब्रेशन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रकंपित और लुंठित कह देते हैं। नेक्स्ट एक आ जाता है हमारे पास पार्श्विक, पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन होता है लय। पार्श्विक में क्या होगा? लय को जब बोलते हैं तो जीभ तालु को टच करती है और हवा साइडों से निकल जाती है। पार्श्व का मतलब है साइड, इसलिए आप क्या कह देंगे? इसको पार्श्विक कह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इससे आगे आप डिस्कस करेंगे। एक आता है काकल्य, अलीजीवा, स्वरतंत्री, ये है होता है। हाँ, काकल्य क्यों कहते हैं है को? जब है बोला जाता है तो जो कंठ है उसमें ऐसे फैलाव होता है, काकल्य, ठीक है। ये थे सारे अक्षर।